दोस्तों, आधुनिक इतिहास के लेक्चर के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, जिसमें कि हम लोग कुल 130 प्रश्नों को देखे थे। अब इससे आगे जो है कि हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। वह वीडियो जो है कि बहुत लंबा होने की वजह से उसको अलग पार्ट में कर दिया गया है। ये जो है कि आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग की 130 क्वेश्चन के आगे के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 131वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ठीक है। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। कह रहा है नीचे दिए गए कोट से घटनाओं का जो है सही काल क्रमानुसार का पता करें। तो देखिए, अब इसमें जो लखनऊ समझौता होता है यह 1916 में होता है। चंपारण सत्याग्रह जो होता है 1917 में होता है। अब अगला जो ये खिलाफत आंदोलन है ये जो है कि 1919 में होता है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये भी 1919 में होता है। अब ये दोनों 1919 में होता है, लेकिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ये अप्रैल में होता है। और ये जो खिलाफत आंदोलन है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटना है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। अगला हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निठुर बर्बादी है। वो कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो ये बात तो सही है। ये जो ऊपर हमने चौरी चौरा घटना पढ़ा, उसी घटना के बाद जो है कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था तत्काल रूप से। अब कथन एक ये कह रहा है, कारक कह रहा है कि इस स्थगन का सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो ये भी बात एकदम सही है। तो इस स्थगन का जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, तो ये बात गलत है, नहीं किया गया था। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही है। कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये लोग विरोध किए थे जरूर जो है इस असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए, लेकिन जो असहयोग आंदोलन स्थगित करने का ये कारण नहीं था कि ये लोग विरोध किए थे। अभी हमने बताया कि असहयोग आंदोलन को बंद करने का रीजन ये था कि जो कि चौरी चौरा घटना घटी थी। चौरी चौरा घटना वो घटना है जिसमें कि चौरी चौरा में एक जो है कि अंग्रेजों का एक पुलिस थाना होता है। वहाँ पर कुछ जो उग्रवादी लोग हैं, जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे आज़ादी दिलाने वाले, वो उन्हीं लोगों ने वहाँ आग लगा दी थी। तो इसलिए गांधी जी ने तत्काल रूप से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। तो स्वराज पार्टी जो है वो सीआर दास द्वारा और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। सीआर दास जो थे ये अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू वहाँ सचिव थे। और ये जो है जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, यह असहयोग आंदोलन जब बंद हुआ था तो इसी के विरोध में ये स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था। तो वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। अब देखिए भाई क्वेश्चन रिपीटेड है, तो यह क्वेश्चन भी आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था।
तो ये बात तो सही है। कारण कह रहा है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका जो है कि बहिष्कार किया गया था, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य जो था इंडियन नहीं था। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। कथन ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो यह लाला लाजपत राय को दी गई थी। दोस्तों आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर जैसे कि ये टाइटल वाली या उपनाम वाली अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आप देखिए हम लोगों ने ऐसे उपाधि वाले जो क्वेश्चन है 3 से चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक देख लिया। तो अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं, उपाधियों वाली वीडियो को, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, और इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती ये नहीं थे, बाकी सब प्रारंभिक सदस्य थे। यह जो क्वेश्चन है ROARO मेंस 2021 में पूछा गया इसी साल। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो किसके द्वारा? ये जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। आपको ध्यान देना है कि जो नेहरू रिपोर्ट है वह मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू ने, न कि जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू भी है। अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू जो है कि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का कमान संभाल रहे थे यहाँ से, और मोतीलाल नेहरू यहाँ से जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कमान छोड़ चुके थे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्पों में शामिल नहीं था? तो 1929 का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो है कि बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, बहुत सारे संकल्प पारित किए गए थे। अब उनमें से क्या है देख लेते हैं। सबसे बड़ा इसमें संकल्प था कि जो है कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, और भारत की जो विदेश नीति घोषित की गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई। तो जो ये अस्पृश्यता उन्मूलन है ये तो बात नहीं की गई थी, तो ये ऑप्शन हमारा डी सही है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है। तो ये है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो यह भी ऑप्शन जो है इसका बी है, और इसी लाहौर जो है कि अधिवेशन में पहली बार जो कि तिरंगा लहराया गया था, ये भी 1929 में रावी नदी के तट पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। कह रहा है गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए, तो इसका जो है कथन देखिए, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता तो ये कब हुआ था? 1931 में। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था, और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में हुआ था। अभी हमने यहाँ पर देखा इस वाले ऑप्शन में कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो और अगला कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इस वाले ऑप्शन में भी हमने देखा था यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की गई थी 1929 के बाद। तो ये जो है 1930 में हुआ था। तो इस हिसाब से हम अपना ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन ए सही है। पहले कौन सा है? पहले तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पहला है, फिर दूसरा ऑप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था, तो ये बात तो सही है।
कारण कह रहा है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को मुफ्त में नमक दिलाई जाए। ये गलत है। महात्मा गांधी का उद्देश्य ये था कि नमक पर जो टैक्स था, टैक्स उसे खत्म करना था। तो कथन हमारा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, दांडी यात्रा पहला है, दूसरा पूना पैक्ट है, तीसरा सांप्रदायिक घोषणा है, चौथा इरविन पैक्ट है। तो आप ये देखिए 45वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। अगला पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये 1932 में। और सांप्रदायिक घोषणा कब आया था? तो ये जो है इसी टाइम में आया था, पूना पैक्ट के टाइम में। और दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1930 में। दांडी यात्रा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, नमक आंदोलन और दांडी यात्रा। तो नमक आंदोलन ही दांडी यात्रा है, ये 1930 में चलाया गया था। और ये जो सांप्रदायिक घोषणा है वो 1932 में आया था। तो देखिए, और पहला हमारा 1 है, फिर उसके बाद क्या है 4। तो 1 और 4 जो है किस ऑप्शन में है? डी। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अब पूना पैक्ट और सांप्रदायिक घोषणा में कौन सबसे पहले आया? तो सांप्रदायिक घोषणा आया था और इन्हीं बातों में विवाद उठा था, तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। गलत बात है, इनको सजा मिली थी। इनको जैसे ही नमक कानून जो है कि खत्म हुआ और ये जो है कि गोलमेज सम्मेलन से गए में भाग लिए थे, वहां से जैसे ही लौटे तो इनको जेल में डाल दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो ये बात सही है। ज़्यादातर लीडरों को इस टाइम जो है 1932 के बाद जो है बहुत से लीडर को जेल में डाल दिया गया था। तो पहला गलत है, दूसरा सही। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेताओं के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो नमक सत्याग्रह के टाइम में अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसके जो लीडर बने थे, ये कौन बने थे? अब्बास तैयब जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब विनोबा भावे का नाम जो जुड़ा है वो कहाँ से जुड़ा है? भूदान आंदोलन। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, रेड शर्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड शर्ट आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको जो है कि फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं या सीमांत गांधी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो इस टाइम जो इस कांड का पेशावर कांड था, इसके नायक कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ऑप्शन सी सही है हमारा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो यह कब बुलाया गया था? 1930 में। पहला जो है गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन पहले ऐसे व्यक्ति थे, तो वो बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो ये बात तो गलत है। तो कथन 1 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने
दूसरे गोलमेज में सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो पहली बात देखिए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, हमने यहाँ पढ़ा। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कथन ये गलत है। कारण कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो ये बात सही है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है, पहला गलत है, दूसरा सही। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस भारतीय का नाम क्या था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए क्वेश्चन ये आ गया वहाँ, अभी हमने जो पढ़ा था वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में निम्नलिखित में से कौन थे। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, इसका भी ऑप्शन BR अम्बेडकर है। ये जो है कि मेंस 2021 में क्वेश्चन आया। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, आगे चलते हैं। कारण कह रहा है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुल सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव जो है पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। तो सांप्रदायिक जो पुरस्कार आया था, कम्युनल अवार्ड, ये 1932 में आया था। इसी के विरोध में जो है कि पूना पैक्ट हुआ था। तो दोनों बातें जो है कि एकदम सही है, और ये जो है कि आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घटनाओं पर विचार करें और इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था, ये जो है कि 1940 में आया था। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, अभी हमने देखा 1932 में हुआ था। और सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था, 1932 में। अब दोनों पूना पैक्ट और सांप्रदायिक निर्णय 1932 में हुए थे, लेकिन ये पहले हुआ था, पूना पैक्ट दूसरे में, क्योंकि ये इसका कारण था। तो देखिए सबसे पहले कौन होगा, तो हमारा जो इसका सबसे पहले 4 होगा, फिर 2, फिर 3 होगा, फिर 1। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन फिर देखिए उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। कह रहा घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अब देखिए क्वेश्चन जो है कि 1915 से लेके 1940 की घटनाओं के बीच में घूम रही है। इसके बीच में जो भी महत्वपूर्ण काम हुए, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, प्रमुख जो संगठन बने, प्रमुख जो इवेंट हुए, ये सब भी जो है बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सारी बातों पर ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो अभी हमने ऊपर देखा, आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में। तो लिखिए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। सांप्रदायिक पंचाट कब आया, वो 1932 में आया। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, अभी हमने पढ़ा था 1929 में आया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। अब आप मिलाइए, सबसे पहली घटना कौन है, नेहरू रिपोर्ट, तो 4 हुआ। अब इसके बाद कौन सी घटना आ रही है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो 1, उसके बाद 3, फिर 2। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, उसे क्या कहते हैं, तो हमने देखा था अभी कि उसे पूना पैक्ट कहते हैं। और ये लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में।
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। अब आपको अगर हरिजन वर्ड मोस्टली अगर कहीं यूज हो रहा है, जैसे कि हरिजन पत्रिका किसने स्टार्ट किया था और हरिजन संघ, तो ये महात्मा गांधी। हरिजन शब्द का जो यूज किया था वो गांधी ने यूज किया था। अगला वाला क्वेश्चन करा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब आप देखिए कि जो ये कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए अब तक हमने कुल 10 से 12 क्वेश्चन देख लिए। तो आपको अगर घटनाएं पढ़ रहे हैं तो घटनाएं किस वर्ष हुई थी ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी ये 1930 में स्टार्ट हुई। पूना पैक्ट कब हुआ? तो अभी हमने यहाँ देखा, देखिए आप यहाँ देखिए पूना पैक्ट 1932 में हुआ। तो लिखते चलिए 1932 में पूना पैक्ट हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वाले वीडियो में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और इसी के साथ सांप्रदायिक घोषणा जो है वो 1932 में होता है। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में। और सांप्रदायिक घोषणा जो है ये 1932 में। तो आप देखिए सबसे पहले 1 हुआ, फिर उसके बाद 4। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कथन जो है मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? कथन एक कह रहा है कि वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। ये बात तो सही है, तभी पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी बात सही है, को याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन के जो है अध्यक्ष थे। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो ये बात गलत है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। तो यह बात जो है कि सही है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है वे सदैव डायरी रखते थे। तो ये गलत है, ये तो एक ऐसे ही बना के स्टेटमेंट डाल दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरी रखते थे नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये मोहम्मद इकबाल थे। अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन फल था? देखिए पढ़िए, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, इसका फल क्या था, परिणाम क्या था? क्रिस्प के प्रस्ताव से भारतीयों के जो है नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, महात्मा गांधी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक समाधान अपनाने के लिए भड़काने का। तो ये बात तो एकदम गलत है, गांधी जी और हिंसा हो ही नहीं सकता कभी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखिए AICC द्वारा अगस्त जो है 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो देखिए तीसरा गलत है, तो तीसरा जिसमें आप काट दीजिए और ये चौथा जो है बात सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी सही है, पहला दूसरा चौथा सही है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लुई फिशर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने के लिए और साहस दिलाने में सफलता मिली थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इससे क्या है कि लोग जागृत हुए थे और उसमें साहस आया था, तो एकदम सही बात है। कारण कह रहा है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था, तो ये भी बात सही है, इसीलिए लोग जो है कि साहसी और जागृत हो गए। तो कथन ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्यों पर विचार कीजिए। फिर जो है कथन एक कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुस्लिम कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। फिर से पढ़िए, जो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस और मुसलमान का कथन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो अंग्रेज हैं और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, तो ये बात सही है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति कोई भी दो व्यक्ति अगर समान व्यक्ति से घृणा कर रहा है, तो वो जो दोनों व्यक्ति घृणा कर रहे हैं वो आपस में दोस्त बन जाएंगे, तो ये बात तो एकदम सही है। कारण कह रहा है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, तो ये भी बात सही है और ये इसका जो है कि सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जो है अरुणा असफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा असफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ी थी। ये जो है कि एक गुप्त रेडियो चलाती थी, गुप्त रेडियो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार बनाई गई थी? तो वह बलिया था। तो समानांतर सरकार किसने बनाया था? चित्तू पांडे ने। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? तो यह जो है कि जेल में गांधी जी का आमरण अनशन के लिए लाया जाना था, इसे ऑपरेशन रूबिकॉन नाम दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह अहिंसक, और जो है कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, तो ये बात तो सही है। ये हिंसक था, ये बात नहीं सही है। कांग्रेस को एक संवैधानिक घोषणा घोषित किया गया था, असंवैधानिक, तो ये भी सही है। इसका नेतृत्व तो गांधी ने किया था, तो ये बात गलत है। इसका नेतृत्व जो है आम जनमानस ने किया था, क्योंकि गांधी और बड़े बड़े लीडरों को इस टाइम 1942 में जेल में डाल दिया गया था। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें दो सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सीधी बात, अगर कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारियों पर मुकदमा चल रहा था उनकी वकालत किसने की थी? तो वो यह टीवी सप्रू ने की थी, तेज बहादुर सिंह सप्रू ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, यह 31 अक्टूबर 1943 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो वह कौन व्यक्ति था? तो इसका आंसर जो है कि देखिए, आयोग ने गलत सवाल पूछा था, तो इसमें जो है कि सबको मार्क्स मिले होंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज
इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो वह कौन है? बीसी दत्त। अब देखिए 2016 में और 2017 में लगातार जो है आजाद हिंद फौज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। अब यहाँ आपको बात ध्यान देनी है कि जो है कि सुभाष चंद्र बोस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके जो है इंडियन नेशनल आर्मी से भी बहुत सारे, तो दोनों बातें आपको याद कर लेनी है। ये 2017 का क्वेश्चन है और यहाँ भी देखिए 2016-17 लगातार क्वेश्चन पूछे गए, एक साल में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही टॉपिक से, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर काल क्रमानुसार वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्रिस्प मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, नेहरू रिपोर्ट है और वेवेल योजना है। तो ये जो क्रिस्प मिशन है वो कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। वेवेल योजना कब आया था? तो ये वेवेल योजना जो है 1945 में आया था। नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1929 में आया था, हमने देखा था। ये क्रिस्प मिशन जो है कि कब आया था? ये मार्च 1942 में, ये जो है अगस्त में आया था और ये जो है कि जून में आया था। तो मिलाइए, सबसे पहली घटना कौन है? नेहरू रिपोर्ट, तो 3। इसके बाद कौन सी घटना है? अगस्त प्रस्ताव, 2। तुम्हारा आंसर जो है बी। फिर जो है कालक्रमानुसार क्वेश्चन पूछा गया, फिर लगातार साल में 17 में 16 में। तो देखिए फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्रिस्प मिशन, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, CR फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी। तो आप यहाँ देखिए जो है कि तीनों जो स्टेटमेंट वो सेम है। क्रिस्प मिशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, वेवेल मिशन यहाँ भी है, यहाँ भी, अगस्त प्रस्ताव यहाँ भी। यहाँ अलग क्या है? CR फार्मूला। और CR फार्मूला कब आया था? तो CR फार्मूला जो है कि 1944 में आया था। अब ये यही सब जो मेन संगठन है जो कि 1940 से 1946 के बीच में आए थे। तो क्रिस्प मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, वेवेल प्लान, CR फार्मूला और एक बचता है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन यह कब आया था? यह 1946 में आया था। तो ये सारे संगठन है, ये है। अगर इस हिसाब से अब हम कूट अपना देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? अब देखिए कैबिनेट मिशन यहाँ फिर आ गई जो हमने यहाँ पढ़ा था। तो आप याद रखिए कि 1946 में ही आया था। कह रहा है कि कौन जो है कि पक्ष में था कैबिनेट मिशन के? यह महात्मा गांधी थे। और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कैबिनेट मिशन, यहाँ तक कि अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, क्रिस्प मिशन, ये सारे के जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस खिलाफ ही थी, लेकिन गांधी जी जो कैबिनेट प्लान था इसके पक्ष में थे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले जो है संविधान बनाना है, संविधान की रचना करना है, सबसे पहले किसके मन में विचार आया था? तो यह जो है कि KM मुंशी थे, KM मुंशी। और इनके ये विचार जो है कि स्वराज पार्टी के टाइम में प्रस्तुत किया गया था 1934 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा, वह कहा था कैबिनेट मिशन योजना में। यह कब आया था? 1946 में।
अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह 10 लाख था। 10 लाख में जो है कि एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा, फिर वह आएगा संविधान निर्मात्री परिषद में। अगला कह रहा है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले प्रेसिडेंट भी थे और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है, नेहरू की अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946 में, इसके वित्त मंत्री कौन थे? तो यह लियाकत अली थे। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कौन मंत्री नहीं था? तो यह जो है लियाकत अली नहीं थे और अबुल कलाम आजाद। अब यहाँ लिखा है कि अंतरिम सरकार में कौन था, तो ये जो कि एक इंटरिम मिनिस्टर थे, आंतरिक मतलब अस्थायी रूप से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में सुनिश्चित किया था? यह 16 अगस्त था। डायरेक्ट एक्शन। अब आपको याद रखना है कि 14 अगस्त को जो है हमारी वर्तमान गवर्नमेंट जो है कि विभाजन विभीषिका के रूप में मनाती है। विभाजन विभीषिका अब इसलिए मनाती है कि 14 अगस्त को जो है कि 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों एक अलग कंट्री बने थे, तो इसीलिए 14 अगस्त को मनाया जाता है। और 14 अगस्त को जो है कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। उसके एक दिन बाद 15 अगस्त को हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो लाहौर प्रस्ताव फजल हक द्वारा लाया गया था, पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहंदी द्वारा लाया गया था, जनता की योजना विनोबा भावे और गांधीयन प्लान SN अग्रवाल द्वारा। अब आपको पता है कि जनता की योजना जो है विनोबा भावे द्वारा नहीं लाया गया था, तो इसका आंसर सी। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो यह माउंटबेटन प्लान बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब? जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। अब देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा कि इसका ईयर कौन सा था, अब यहाँ स्पेसिफिक डेट पूछ रहा है, तो यह 18 जुलाई 1947 को। तो कहने का मतलब आप अगर कुछ हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो उसमें डिटेल में भी पढ़िए, उसकी डेट और तारीख भी। सबका तो नहीं, पर ऐसे जो मेन कार्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये JB कृपलानी ने किया था। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले वाले जो पार्ट 1 में भी देखा था, उसमें पूछा गया था कि 1946 में मेरठ में जो है कौन अध्यक्ष था, तो JB कृपलानी। इसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। एकदम बात सही है। इसकी जो पहली जज थी वो एलिजा एम्फे थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है, एलिजा एम्फे थे। केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये जो है कि स्टेटमेंट है, उसका ईयर है,
कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्ति, एक कानून मंत्री। अब देखिए इसका जो स्टेटमेंट बी है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अभी हमने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत की गई थी। तो इसमें खोजिए 1973, रेगुलेटिंग मतलब नियामक अधिनियम 1973। अब बी का 1 सही है। अब मिलाइए बी का 1, ऑप्शन बी आ गया बिना आपको किसी को जाने, ऑप्शन से जो है कि आपने खोज लिया, तो ये सही है। और भी बाकी देख लेते हैं। ए का 2 है। अब जो ये है नियंत्रण परिषद की स्थापना वो कब हुई थी? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। सी का 3 है। ईसाई मिशनरियों को जो है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से इनको अनुमति दे दी गई थी भारत में कार्य करने की और भारत में शादी करने की, जमीन लेने की, रहने की अनुमति। और डी का 4 है। एक कानून मंत्री, एक कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था 1813 में, और इसी टाइम जो है लॉर्ड मैकाले कमेटी बैठाई गई थी जो कि आईपीसी धारा को गठित की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो वह कौन सा अधिनियम था? 1813। और 1833 के चार्टर में जो है कि चाय और चीनी दोनों को भी खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? वो कौन था? 1861। तो ये सारे क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं एक्ट वाले, एक्ट अधिनियम वाले, ये क्वेश्चन आपको याद रखने ही रखने हैं। लेंदी भी है और डिटेल में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो यह 1935 के तहत। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही बात है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपियन से अधिक हो गया था। तो ये भी बात सही है, क्योंकि पहली बात ये है कि अब ये परीक्षा जो है कि इंडिया में होने लगी और इसमें जो परीक्षा में बैठने की एज है, वो एज लिमिट वो भी इंक्रीज कर दी गई थी। यह जो है कि 2021 प्री में क्वेश्चन आया ROARO के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यह कब हुई थी? 1861। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, एक्चुअली ये था कि 1861 में एक्ट के माध्यम से 1862 में इनकी स्थापना हो गई थी, 1861 के एक्ट के माध्यम से। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? यह लखनऊ अधिवेशन जो इसी के बाद का अधिवेशन 1936 में हुआ था, उसमें अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। और यही कारण है कि इसको जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। मतलब इस एक्ट में ऐसे कानून बनाए गए थे जो कि कहीं ना कहीं कि गुलामी का एक अधिकार पत्र कहा जा सकता है। मतलब इंडियन के फेवर में नहीं था, वो सारे जो कानून बनाए गए थे वो अंग्रेजों ने अपने ही फेवर में बनाए थे।
तो इसीलिए कांग्रेस ने इनको 1936 के अधिवेशन में अस्वीकार कर दिया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो चलिए मिलाते हैं। सूची 1 में जो है कि एक दिया गया है, सूची 2 में उसके प्रावधान। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन आता है। तो लखनऊ समझौता, अभी हम लोगों ने लखनऊ पैक्ट पढ़ा था, कब हुआ था? 1916 में। अब सी को 2 से मिलाइए, सी को 2 से मिलाइए तो हमें 2 ऑप्शन मिलता है, मतलब सी और ए तो कट गया। अब जो है कि जो ये 1909 वाला भारतीय परिषद अधिनियम है, इसे पार्लियामेंटो रिफॉर्म कहते हैं। तो ए को 3 से मिलाइए। अब ए को 3 से अगर मिला रहे हैं तो हमें डी ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा जो आंसर वो आ गया, डी है। बाकी के भी देख लेते हैं। बी का 4 है, जो भारत शासन अधिनियम है, ये प्रांतीय स्वायत्तता के लिए लाया गया था, और भारत शासन अधिनियम 1919 है, ये द्विशासन पद्धति का आरंभ है। और द्विशासन पद्धति जो है कि 1935 के अधिनियम में समाप्त भी हो गई थी। दयारकी, द्विशासन मतलब दयारकी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में 19वीं सदी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलामिटी कहा गया है? यह उड़ीसा का अकाल था, 1866-67 में आया था, सी ऑफ कैलामिटी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल नहीं बना। एक्चुअली 1937 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और इन्होंने बहुत सारे प्रांतों में इलेक्शन जीता था ज़्यादातर, और जैसे कि कुछ प्रांत हैं वहाँ पर इन्होंने इलेक्शन नहीं जीत पाया था। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा वो प्रांत है। तो वो प्रांत जो है कि बंगाल है और पंजाब। ऑप्शन बी सही है हमारा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर ये अपनी सरकार गठित नहीं कर पाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, कह रहा है वह स्टेटमेंट किसका है? हम पढ़ते हैं, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना बाकी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। यहाँ भी ईश्वर आ रहा है, यहाँ भी ईश्वर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं कि ईश्वर के बारे में मुझे सोचने का टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, एकदम बात सही है। सहायक संधि 1863 में नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में हो गया था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना, वो 1813 में। आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही से। एक्चुअली ये बात ये थी कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने माउंटबेटन प्लान के तहत कहा था कि कुछ राज्य जो है कि जो प्रिंसली स्टेट हैं, अगर जो ऐसे प्रिंसली स्टेट अगर चाहे तो वह भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो वह पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे तो वह स्वतंत्र रहे। तो ये जो हैदराबाद था उनमें से एक था, ये पक्षधर था स्वतंत्र रहने के। तो अगर पाकिस्तान का बंटवारा हो गया भारत से, अब जो है कि भारतीय जो नेता थे
समाजवादी नेता, वो चाहते थे कि अगर 2 देश बन गया है तो तीसरा कोई ऐसा देश जो है कि स्थापित ना हो। देश के अंदर ही अगर देश बन जाएगा तो ये बात गलत है। तो एक ऑपरेशन चलाया गया, किस लिए? हैदराबाद को जो है कि भारत में विलय के लिए। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। ये हैदराबाद के लिए, और ऐसे ही जूनागढ़ भी एक राज्य था जो कि स्वायत्त रहना चाहता था, स्वतंत्र, तो उसको भी सैनिक कार्यवाही से अंदर ले लिया गया था। और तीसरा जो था वो था जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 ऐसे जो प्रिंसली स्टेट थे जो कि स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो जूनागढ़ को सैनिक कार्रवाई से ले लिया गया था, हैदराबाद को भी सैनिक कार्रवाई से, इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। और जम्मू कश्मीर को जो है एक पत्र में हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ व्यक्ति है। संगठन है यंग बंगाल मूवमेंट, इसके मेंबर कौन थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के मेंबर कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक सोसाइटी। तो यंग बंगाल मूवमेंट के जो आंदोलन के नेता थे वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ये बात सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो सदस्य थे या फाउंडर मेंबर, वो ज्योतिबा फूले नहीं थे, ये BR अम्बेडकर थे। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनरल ऑरकॉट थे और इसके सैयद अहमद खान थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो यह कौन थे? विलियम हंटर। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अब यहाँ से हम जो है कि बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों बुक्स के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। मेरे ही यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो अपलोड की गई है। तो इसका आंसर सी है। अगला पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। फिर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट है। तो इसके पे जो लेखक है वो कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन देखिए बैक टू बैक है, 2013 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में भी। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की। अगला है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति जो है किसने लाई थी? तो यह कौन लाया था? मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। यह कब आया था? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो ये मनोरंजन था। ये जो है बिहार के कवि हैं। यह प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ बॉयज पुस्तक जो है किसकी रचना है? तो यह विनोद मेहता की है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको यूपीपीसीएस में ध्यान देना है कि मोस्टली जो है 10 में से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सही सुमेलित नहीं है। और रेयर ही होता है कि पूछ ले कौन सही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैच कराना ही नहीं है, युग्म सुमेलित करना है। कह रहा है कि वीडी सावरकर द्वारा कौन सी संगठन स्टार्ट की गई थी या कौन सी बुक लिखी गई थी? तो वो कौन सी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह 1857 की क्रांति पर लिखी गई बुक थी वीडी सावरकर द्वारा। तो ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है, आरसी मजूमदार द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी सही है। एक्चुअली ये
पूरे लिस्ट में जो है कि 1857 पर जो बुक लिखी गई थी उसके बारे में है। कह रहा है राधा कमल मुखर्जी ने अवध इन रिवोल्ट बुक लिखी थी, तो ये गलत है, यही आंसर हमारा है। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो तिलक ने की थी लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद पैसे जुटाने के लिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है? एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी बुक है। अरविंदो घोष वंदे मातरम पत्रिका बुक स्टार्ट किए थे, एकदम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, गलत है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। ऑप्शन बी सही है। फिर अगला जो है लेखक है सूची 1 में और सूची 2 में पुस्तक का शीर्षक है। देखिए वीडी सावरकर अभी हम लोगों ने पढ़ा, और वो इनकी बुक क्या थी? द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किसकी बुक थी? तो यहाँ देखिए द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ द 1857 आरसी मजूमदार की। तो आरसी मजूमदार का 3 से मिलाइए, बी का 3 से 2 ऑप्शन है। वीडी सावरकर ने कौन सी बुक लिखी थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ए का 2 मिलाइए, ए का 2। यहाँ भी मतलब आपको अभी ये दोनों क्वेश्चन में ए और ऑप्शन बी में डाउट है। अगला देखिए अशोक मेहता और एस.बी. चौधरी। एस.बी. चौधरी का बुक अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। एस.बी. चौधरी ने जो बुक लिखी थी वो सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज। तो ये जो है ये, तो सी का 4 मिलाएंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे जी.एन. नटेशन। अगला क्वेश्चन है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, लेखक कौन है? दुर्गादास। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक का जो कहानी है वो किससे संबंधित है? तो भारत की स्वतंत्रता से। अगला है निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए और इसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और जो है इंडियन लीग। तो इसमें आप देखिए अब ये जो बंग भाषा प्रकाशित सभा है यह कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब इसका टाइम पीरियड जानना है। तो यह कब हुआ था? 1836 में कोलकाता में। इसकी प्रकाशित सभा जो कोलकाता से स्टार्ट की गई थी। और लैंड होल्डर सोसाइटी जो है यह 1938 में स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? यह भी कोलकाता से। अब जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यह कब स्टार्ट की गई थी? तो यह जो है 1843 में, यह भी कोलकाता। और इंडियन लीग जो है यह 1875 में स्टार्ट की गई थी और जो है कि कोलकाता से। तो ये सारे संगठन का जो लिंक है वो कोलकाता से है, इसीलिए यह चारों एक साथ पूछा गया है। अब देखिए आप मिलाइए, सबसे पहली घटना कौन सी है? तो 1836, 1838, 43। असल में ये जो है एक साथ है, तो 1, 2, 3, 4 हमारा सही है। और लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये जो है कि भारत की पहली राजनीतिक संघ थी। और बंग भाषा प्रकाशित सभा जो है यह प्रथम संगठित राजनीतिक संघ थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अधिनियम है, दूसरी तरफ वर्ष है, तो मिलाइए। अब राजद्रोही जो सभाओं को रोकने का अधिनियम आया था वो कह रहा है कि 1908 में आया था। ये गलत है, ये 1911 में आया था। तो हमारा आंसर यही सही है। अगला भी आगे भी देख लेते हैं।
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया था। समाचार पत्र अधिनियम कब आया था? 1908 में। तो सारी घटनाएं जो है कि 1908 से थी, ये घटना 1911 से है, राजद्रोह। और 1911 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो कौन सा? जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है वो कौन सा है? तो वो चैत है। अगला हमारा क्वेश्चन है 230वां, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित की जाती है? तो सबको पता है, बच्चे को कि 12 साल। जो प्रयागराज में स्टूडेंट रहते हैं उनको तो एकदम दिमाग में रटा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो वो क्या है? सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों की नहीं, अधिक सभ्य लोगों की नहीं, आधुनिक समाज के लोगों की नहीं, सामान्य लोगों की, भारत के जो सभी लोग हैं उनकी। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यह जो है आसाम का है। अब यहाँ जो क्वेश्चन जो है कि देखिए आप, जो है कि कला और संस्कृति से पूछा जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पोंगल जो त्यौहार है वो किस राज्य का है? तो यह तमिलनाडु का है। लोसांग त्यौहार जो है यह सिक्किम का है। राग जो कि सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है एक तोड़िए। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है, तो पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? तो यह जो है संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो जो है कि मीर का और गालिब का, दोनों का आगरा में हुआ था। और हमने देखा अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो यूपी के एटा में हुआ था, कासगंज में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? वो कौन थे? रहीमुद्दीन खान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ डांस है, दूसरी तरफ स्टेट है। अब देखिए, मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का है, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, और जो कथक है वो अपने उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो मिलाइए, ए का 1 है तो ए का 1 आंसर पहले ही आ गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ उसके कलाकार। तो ख्याल है, पखावज है, वीणा वादक है और तबला है। सूरज खान, सादिक खान, अयोध्या प्रसाद, बीरू मिश्रा। तो ख्याल का जो संबंध है वो किससे है? सूरज खान से है। ये जो पखावज है इनका संबंध किससे है? पंडित अयोध्या प्रसाद से। वीणा वादक कौन है? सादिक अली खान। और तबला वादक कौन है? बीरू मिश्रा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विलायत खान सितार से संबंधित है, सही है। अल्लाह रखा तबला से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। ये जो अमजद खान है वो पखावज से नहीं है। पखावज से हमने देखा कौन है? पंडित अयोध्या प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई? तो 1975 में। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो यह लखनऊ में अवस्थित है। ये दोनों क्वेश्चन 2016 के प्री में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र। निम्नलिखित में से किस नगर को जो है कि स्थान और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? तो यह इटावा है।
ई से इटावा, ई से इमदाद खानी घराना, और यह घराना का संबंध जो है सितार और सुरबहार संगीत से था। यह भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। मेघालय का लोक नृत्य है वो क्या है? तो मेघालय का जो लोक नृत्य है वो है लोबो। बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। और मेघालय में और कौन सा जो उत्सव था वो लोबो, अभी हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो क्या है? राजनीति। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य करती है? तो वह कौन सा है? संगीत अकादमी। अब हमारा इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 250वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्नलिखित राज्यों में मनाया जाता है। तो ये नवरात्रि जो है, तो इनमें से जो है कि एक से अधिक राज्यों में मनाया जाता है। तो ये जो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में इस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर केरला भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, और जो है कि तेलंगाना नहीं है। तो ये तीनों सही है। असल में ये पूछ रहा है कि किस राज्य में नहीं मनाया जाता। तो अगर नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है तेलंगाना हो जाएगा। तो दोस्तों जो है कि हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस जो पूरे लेक्चर को एक बार आप 2x पे दौड़ाकर भी देख सकते हैं। और आपको इस लेक्चर में ध्यान देने वाली बात यह है, जो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ये जानना ज़रूरी है। बाकी क्वेश्चन कैसे आए, उसका आंसर क्या है, इससे तो बहुत कम मतलब है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं, अगर याद हो जा रहा है, तो हमने अभी यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल देखा कि अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद है तो अगले साल भी क्वेश्चन एकदम वैसे ही कुछ मिलते जुलते बन रहे हैं, तो आपका अगले साल का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो है कि हर तरह से इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है कि इस वीडियो को फिर से एक बार 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है या तो याद करिए कई बार देख के। बाकी मेरी तरफ से जो काम था वो हो गया। अभी मैंने इस वीडियो में जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री को और मेडिवल हिस्ट्री को और जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर दिया है। इनके सारे जो पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इनको हमने देख चुका है। आप जो है कि तीनों वीडियो को जाकर देखिए। तो दोस्तों, तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।